हेलो एवरीवन। तो आज हम पार्ट 4 करेंगे टीजीटी सोशल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर का, जो हमारा 1 नवंबर को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोकतंत्र पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करता है। मतलब क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लोकतंत्र है जो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करने और सबको बराबरी देने की बात करता है। तो वो कौन सा है? सर्वदेशीय लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, समाजवादी लोकतंत्र। सोशल डेमोक्रेसी में सरकार वेलफेयर स्कीम चलाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी की सहायता के लिए, यानी पैसा और संसाधन समाज में बराबरी से बांटने की कोशिश करती है। अगला है, एक राजनीतिक उम्मीदवार वोट पाने के लिए एक खास समुदाय को निशाना बनाकर अफवाहें और गलत प्रचार का इस्तेमाल करता है। एक मतदाता के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर कोई नेता वोट पाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाए तो एक जिम्मेदार मतदाता क्या करे? पहला ऑप्शन है, उम्मीदवार को जीतने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन दे। अगला है, ऐसे भाषण की निंदा करें और इसकी सूचना अधिकारियों को दें। तीसरा है, विरोध में भी वोट दें, इसे अनदेखा करें यदि आप उनकी नीतियों से सहमत हैं तो। कौन सा ऑप्शन राइट है? सेकंड ऑप्शन राइट है, ऐसे भाषण की निंदा करें और इसकी सूचना अधिकारियों को दें। लोकतंत्र में नफरत फैलाना गलत है, झूठी अफवाहें अपराध हो सकती है, नागरिकों को ऐसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। कहने का मतलब है, कौन सी व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में बटी होती हैं? कौन से में है? एक तंत्र में है, लोकतंत्र में, संघवाद में। तीसरा ऑप्शन राइट है, फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता क्या है। इसका मतलब होता है जितने % वोट उतनी % सीटें। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी पार्टी को 40% वोट मिले तो वो 40% सीटें मिलेगी उसको। ऐसे अगर किसी को 30% वोट मिले हैं तो उसकी 30% सीटें होंगी। ठीक है, यानी सीटें वोट परसेंटेज के हिसाब से मिलती है। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। जैसे कि मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 50% वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं। जैसे अगर ए कैंडिडेट के पास 40 वोट हैं और बी के पास 35 है, तो जो ए कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। इसी सिस्टम का यूज़ भारत में लोकसभा इलेक्शन में होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुदलीय प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, जबकि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट 2 दलीय प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो ए ऑप्शन राइट है, ये राइट है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में उम्मीदवार सीधे चुने जाते हैं, जबकि फर्स्ट पास द पोस्ट में दल चुने जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है, फर्स्ट पास द पोस्ट में बड़े दलों का प्रतिनिधित्व अधिक हो सकता है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वोटों के प्रतिशत को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। तो ये भी ऑप्शन राइट है। अगला है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व स्वतंत्र उम्मीदवारों की अनुमति नहीं देता, जबकि फर्स्ट पास द पोस्ट देता है। तो ए और सी ऑप्शन राइट है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है भारतीय जनसंघ, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। तो हमें बताना है सबसे पहले कौन सी पार्टी बनी थी। तो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बनी थी 1885 में, 1885 में। ठीक है, फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी, वो कब बनी थी? 1925 में। तो ये बनी थी 1925 में। तो 2, 3 ऑप्शन, तो 2 और 3 किस में है? डी ऑप्शन राइट है, 2, 3, 1, 4। भारतीय जनसंघ कब बनी थी हमारी? 1951 में। और बहुजन समाज पार्टी बनी है 1984 में। तो ये जो बनी है वो बनी है 1984 में। अगला है, राष्ट्रीय चुनावों के दौरान एक राजनीतिक नेता ने किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में अनियमितताओं की सूचना दी, जिससे योग्य मतदाताओं के नाम सूची से गायब पाए गए। जांच में आरोप सही पाए गए। निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, अगर चुनाव में गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि सही वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो जाएं या चुनाव निष्पक्ष ना हो, तो इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेगा? पहला ऑप्शन है,
उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को रद्द करना और पुनर्निर्वाचन की घोषणा करना। पहला ही ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है हमारा कि हमें क्या करना चाहिए, चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। देखो, इलेक्शन कमीशन का काम फेयर इलेक्शन कराना होता है। अगर चुनाव में गड़बड़ी हो जाए तो चुनाव कैंसिल हो सकता है, री इलेक्शन कराया जा सकता है। अगला है ब्लैक पावर मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह 1966 से स्टार्ट हुआ था और 1975 तक चला था। तो पहला ही ऑप्शन राइट है। अगला है एक संघीय देश ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जहां कई क्षेत्रीय सरकारें अपना मामला विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के प्रबंधन के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता के इन मांगों का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार की सबसे उपयुक्त संघीय प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि हमारी रीजनल जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो कह रही है हमें एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा पावर चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, इससे नेशनल यूनिटी खराब होगी। तो वो पूछ रहा है कि फेडरलिज्म के हिसाब से सबसे सही सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ये सबसे सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर को सेंटर और स्टेट में बांटना। तो जो हमारा ऑप्शन 3 है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सरकारों की शक्तियों को बढ़ाने हेतु संवैधानिक संशोधन करना। तीसरा ऑप्शन राइट है। स्टेट अपनी लोकल प्रॉब्लम को बेहतर समझता है। एजुकेशन और हेल्थ जैसे सब्जेक्ट लोकल नीड से जुड़े होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कर देना चाहिए, अमेंडमेंट ला देना चाहिए और राज्यों को ज़्यादा शक्ति दे देनी चाहिए। किसके, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है वो बताना है। पहला है कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान करना, तो ये तो विशेषता है। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी एक विशेषता है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, तो ये भी एक विशेषता है। अगला है राजनीति का अपराधीकरण, फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, कई लोकतंत्रों में उपेक्षित समूहों जैसे सामाजिक अल्पसंख्यक, महिलाएं और आर्थिक रूप से वंचित का राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस समस्या का संस्थागत समाधान का वर्णन करता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे वुमेन्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और पुअर पीपल हैं, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो पाते। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन है उपेक्षित समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनावी कोटा लागू करना। तो पहला ऑप्शन ठीक है कि उनकी सीट रिजर्व कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सरकारी चुनाव कराने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है। लोकसभा, संसद, भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं, जैसे पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस, वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गई शक्तियों और जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। मतलब कि पंचायत की पावर नहीं है, कौन सी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। कुछ छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करना, जुर्माना लगाना और सजा सुनाना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक सिद्धांतों को किस प्रकार प्रभावित करती है। मतलब कि जब बहुत पैसा कुछ लोगों के पास ही हो, पावर भी उन्हीं के पास ही चली जाए, तो इसे कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्या है, संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए धन की कराधान पर कर बढ़ाना। कहने का मतलब है रिच लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाना और रिसोर्सेज गरीबों तक पहुँचाना, और इसे ही कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 में जारी अधिसूचना के अनुसार देश में कितने राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं। 5 हैं, 7 है, 4 है या 6 हैं। तो डी ऑप्शन राइट है, 6 हैं। कौन कौन से हैं। पहले तो है बीजेपी। बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है आईएनसी। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा है सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला है बीएसपी। बीएसपी मतलब क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी। अगला है एएपी मतलब आप, आम आदमी पार्टी। ठीक है, और एक और है एनपीपी। एनपीपी मतलब होता है नेशनल पीपल पार्टी। अगला है 74वें संविधान संशोधन के तहत जिला योजना समिति की भूमिका निम्नलिखित में से क्या है। पहला है विदेशी व्यापार का विनियमन। अगला है ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के बीच समन्वय। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिला स्तर पर प्लानिंग करने वाली कमेटी है। इसका काम क्या है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों के डेवलपमेंट प्लान को मिलाकर प्लानिंग करना।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में से एक नहीं है। कौन सी शर्त नहीं है, मतलब कि लोकतांत्रिक चुनाव होने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। पहला है प्रत्येक वोट का मूल्य समान होना चाहिए, ये ठीक है। सशस्त्र बलों द्वारा चयन किए गए उम्मीदवारों को निर्वाचित होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन ही राइट है, ठीक है। ये इसकी न्यूनतम शर्तों में से एक नहीं है। अगला है लोकतंत्र और सामाजिक विविधता के बीच संबंध की प्रकृति कैसी है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड सोशल डाइवर्सिटी। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। लोकतंत्र सामाजिक विविधता पर निर्भर नहीं करता बल्कि एक नए पैटर्न का निर्माण करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी की वीडियोज़ देखना ना भूलें। थैंक यू।